नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा जो है उसके लिए लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के द्वारा जो मॉडल पेपर आयोजित करवाया गया है ये संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है और पूरे के पूरे यहाँ पर 150 प्रश्न हैं। तो आप सभी इसको ज़रूर देख लेवे, क्योंकि आपको इससे परीक्षा पैटर्न का पता ज़रूर चलेगा किस प्रकार से पेपर के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप पूरा पेपर ज़रूर देखें, वीडियो को बिना स्किप करें। देखिए, ये है ग्रेजुएशन लेवल का पेपर यानी स्नातक स्तर, ठीक है। और पूरे 150 प्रश्न हैं, जो हर एक प्रश्न 2 नंबर का है और यहाँ पर कोई माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है। तो करते हैं पेपर की शुरुआत। और आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। इसके बाद में जो 10+2 का पेपर है वो भी पूरा पेपर मैं 150 प्रश्नों का करवाऊँगा इसी चैनल के माध्यम से। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर फर्स्ट है, इसकी करते हैं शुरुआत। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से नहीं है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। देखिए, ये जो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर C है ये इसमें हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर झीलें हैं, इधर हैं अवस्थिति, भाई कहाँ पर है? देखिए, नक्की झील, लोनार झील, कोल्लेरू झील या फिर पुलिकट झील। यहाँ पर पूछा सही सुमेलित झील कौन सी है। देखिए, नक्की जो झील है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है ये राजस्थान में है, ठीक है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर है, राजस्थान के अंदर। लोनार जो झील है ये लोनार झील गुजरात में नहीं है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, महाराष्ट्र में। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये इसमें सही है। और पुलिकट जो झील है ये आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु दोनों की सीमा पर है ये पुलिकट झील। तो यहाँ पर जो सही सम्मिलित है वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश। नक्की झील राजस्थान में है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर है और पुलिकट जो झील है आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अमरकंटक पर्वत चोटी से किन 2 नदियों का उद्गम होता है? अमरकंटक पर्वत चोटी से किन 2 नदियों का उद्गम होता है? तो यहाँ पर जो नर्मदा और सोन नदी है, ठीक है, नर्मदा प्लस सोन नदी, तो इनका जो उद्गम होता है वो होता है अमरकंटक पर्वत की चोटी से। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? बारालाचा, रोहतांग, सिपकेला, बानिहाल दर्रा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कौन सा नहीं है? बानिहाल दर्रा। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पर। बाकी बारालाचा, रोहतांग और सिपकेला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रुद्रप्रयाग, तो यहाँ पर मंदाकिनी और जो अलकनंदा है इन नदियों के संगम पर है रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो इसमें जाएगा A ऑप्शन राइट। प्रश्न नंबर 6 है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो अनुसंधान व शोध हेतु आरक्षित रहता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट जो प्रश्न का उत्तर होगा, जो उत्तर है वो बता रहा हूँ, क्योंकि 150 प्रश्न है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पूरे ऑप्शन नहीं बोलकर मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही उत्तर बताऊँगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 6 है इसमें जाएगा बफर क्षेत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसमें बफर क्षेत्र। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील पर अवस्थित है?
भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील पर स्थित है? तो ये है पुलिकट झील पर। ठीक है, 2 नंबर इसमें जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 जो है, एक तरफ दर्रा दिया है और एक तरफ है राज्य। यहाँ पर पूछा है कि असंगत कौन सा है। ठीक है, देखिए लेपू लेक दर्रा, लेपू लेक दर्रा उत्तराखंड के अंदर है। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो ये बोमडिला जो दर्रा है, बोमडिला दर्रा, ये कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में ये दर्रा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 है, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? पूसा सिंधु गंगा, तो ये गेहूं की किस्म है। ठीक, किसके? गेहूं। 10 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना से, तो यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है? तो गंगा का जो मैदान है ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, देखिए एक तरफ है मंडी, एक तरफ है क्षेत्र। यहाँ पर पूछा असम्मिलित युग्म है। देखिए लाल मिर्च जोधपुर लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। किन्नू के लिए अलवर नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा गंगानगर। ठीक है, गंगानगर। इसबगोल, भीनमाल और लहसुन 12, तो यहाँ पर असम्मिलित कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किन्नू मंडी गंगानगर। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 से सही सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है अभ्यारण्य, एक तरफ है जिला। देखिए वन विहार कहाँ पर है? धौलपुर में। सीता माता जो अभ्यारण्य है, सीता माता, सीता माता हो जाएगा प्रतापगढ़, जमुआ रामगढ़ जयपुर और जवाहर सागर कोटा। ठीक है, तो हो गया सम्मिलित वन विहार धौलपुर, सीता माता प्रतापगढ़, जमुआ रामगढ़ जयपुर और जवाहर सागर कोटा। तो इस प्रकार से ये सम्मिलित हो गया है। ठीक है, आप देख लेना इसका उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 14, मरु विकास कार्यक्रम में राज्य व केंद्र की साझेदारी कितनी है? तो कितनी है यहाँ पर? 25:75। ठीक है, 25:75। प्रश्न नंबर 15 है, रीड कोर का पूरा नाम है। रीड कोर का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16, राज्य के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? एंटीसोल मृदा, तो एंटीसोल मृदा पाई जाती है उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, एंटीसोल मृदा उत्तर पश्चिम। प्रश्न नंबर 17 है, बनास नदी पर स्थित 3 त्रिवेणी संगमों में से एक युग्म असंगत है, बताइए कौन सा है? देखिए बनास बेड़च कोठारी, ये इसमें गलत है। देखिए बनास सीप चंबल, बनास खारी ओरडाई और बनास बेड़च मेनाल। तो ये जो है बनास नदी पर है ये 3 त्रिवेणी संगम। ठीक है, बी सी और डी इसमें राइट है। ये जो ए ऑप्शन है ये इसमें गलत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, देखिए एक सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। बंद बारेठा बांध कौन सी नदी के किनारे है? बंद बारेठा बांध, तो ये हो जाएगा कुकुंद नदी। ईसरदा जो बांध है, ईसरदा बांध ये बनास नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, और मेजा बांध हो जाएगा कोठारी नदी, और बाकली बांध सुकड़ी नदी। ठीक है, इसमें 4 3 1 2 4 3 1 2 यानी ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? छप्पन का मैदान, तो ये हो जाएगा माही नदी। ठीक है, ए ऑप्शन।
20 नंबर प्रश्न, राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है? तो यहाँ पर गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 है, 2001-2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो यहाँ पर हो जाएगा श्री गंगानगर। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें राइट है। बात हो रही 2001 से 2011 के दशक में। ठीक है, किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो गंगानगर की। प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी, तो इसका राइट आंसर है जालोर। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 देखिए, राजस्थान में चौथी बाघ परियोजना के रूप में इसे मान्यता दी गई है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर या फिर सरिस्का? चौथी बाघ परियोजना के रूप में किसको मान्यता दी गई थी? तो यहाँ पर रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। देखिए, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटीकल्चर ये समुद्री जीवों का उत्पादन, ये गलत है। ठीक है, इसके अंदर विटीकल्चर में जाएगा अंगूर की खेती जो की जाती है, अंगूर। ठीक है, अंगूर की खेती, तो उससे संबंधित है ये विटीकल्चर। और पिसीकल्चर मछली पालन की क्रिया, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25 है, रॉक फास्फेट सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है? रॉक फास्फेट, तो ये सर्वाधिक निकलता है झामर कोटला। ठीक है, झामर कोटला की खानों से। 26 नंबर है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है? असम्मिलित युग्म कौन सा है? देखिए, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ सही है, भिखाबाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर ये भी सही है, नंद समंद परियोजना राजसमंद ये भी सही है, भीम सागर परियोजना ये कोटा नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा झालावाड़। ठीक है, झालावाड़। और नदी है परवन नदी, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें असम्मिलित है। 28 नंबर प्रश्न है, मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित हैं? मुकुंदरा पहाड़ियाँ, तो ये हाड़ौती पठार में जाएगा। हाड़ौती का पठार बोल ले तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़। ठीक है, तो मुकुंदरा पहाड़ी स्थित है हाड़ौती पठार में। प्रश्न नंबर 29 है, सोम कमला अम्बा परियोजना का किस जिले में स्थित है? सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा सोम कमला अम्बा डूंगरपुर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। प्रश्न नंबर 30 है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर जो बांध है चंबा नदी पर है। ठीक है, कोटा में राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा राणा प्रताप सागर और चंबल नदी। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न, ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इनके मैं आपको उत्तर बताऊंगा, आप इनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पर शब्द दिया हुआ है VICTORY के सभी स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद के चौथे अक्षर द्वारा तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके बाद के तीसरे अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो वह शब्द किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इनको आप सॉल्व करना, और इसका जो राइट उत्तर होगा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, YMFWSUB, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MNOP को MGED लिखा जाता है तो STUX को क्या लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा SJGF। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 33 है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है तथा दाएं छोर से 14वां है, पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? देखिए, इन प्रश्नों को आप सॉल्व करके उत्तर जांचना। ठीक है, अगर एक एक प्रश्न का यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर सीधा का सीधा उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी 20। ठीक है, पंक्ति में कितने पेड़ हो जाएंगे? 20। प्रश्न नंबर 34 है, आर पी के उत्तर पश्चिम में व टी के उत्तर में स्थित हैं, एस टी के उत्तर पूर्व में
व क्यू के उत्तर में है, एल टी व क्यू के पश्चिम में है, एस पी व टी समरेखा में है। तो बताओ एल से दूरतम कौन हो सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा एस। कौन सा हो जाएगा? एस। ठीक है, कर लेना सोल्व, इसमें जाएगा एस। प्रश्न नंबर 35 है, यदि बी की माता ए हो, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन है? तो इसमें डी की जो दादी होगी वो हो जाएगी ए। ठीक है, ए। प्रश्न नंबर 36 है, लुप्त संख्या क्या होगी? देखिए, इसमें जो लुप्त संख्या यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा 306। ठीक है, आप करना सॉल्यूशन 306। इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर है 306। ठीक है, इसके बाद देखिए 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों में से एक श्रृंखला लुप्त है, दिए गए विकल्पों से उस आकृति को चुनिए जो श्रृंखला को पूर्ण करेगी। यहाँ पर ये श्रृंखला चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी श्रृंखला आएगी बताइए? इसमें कर लेना आप। इसमें जो आएगी, देखिए एक बार ऊपर जा रहा है, फिर यूँ, और अब आ जाएगा नीचे, फिर वापस इधर हो गया। ठीक है, तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 देखिए, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की बिल्कुल सही प्रतिकृति होगी जबकि दर्पण एक्स वाई पर रखा हो? यानी दर्पण इधर रखा है और ये आकृतियाँ दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आकृति पूछ रहा है उत्तर आकृति कौन सी होगी? ठीक है, इसकी जो उत्तर आकृति पूछी है, देखिए इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाली। ठीक है, ये आकृति बन जाएगी सी वाली। ठीक है, इसमें जाएगा सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 39-40 देखिए, नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर है कि पी क्यू आर एस टी यू और वी केंद्र की ओर मुख के एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, यानी ये यहाँ पर केंद्र है। ठीक है, और कितने 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखिए 7 बना देते हैं। ठीक है, ये लो। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? पी टी और एस के बीच में है, यानी एक यहाँ पर अपन पी रख देते हैं। ठीक है, पी, और ये कर रहा है टी और एस, तो यहाँ पर ये टी और एस के बीच में हो गया पी। यू क्यू और वी, देखो यहाँ पर रख देते हैं ये यू, और ये पूछ रहा है क्यू, ये क्यू और वी के बीच में बैठा है। ठीक है, और तीसरा है कि क्यू टी के दाएं है, क्यू टी ये है तो यहाँ पर हो जाएगा दाएं है। ठीक है, ये दाएं दूसरा है। ठीक है, टी के दाएं दूसरा है, तो ये सही है। यहाँ पर कौन सा बचा? तो यहाँ पर बच गया आर। ठीक है, ये इस प्रकार से ये बेटे हैं। अब प्रश्न क्या पूछा है? वी हैं। अब वी की स्थिति पूछी है, ये वी हैं, वी की स्थिति पूछ रही है 39 नंबर में। तो देखिए वी कहाँ पर बैठा है? पी के बाएं दूसरा बैठा है। ठीक है, इसमें जाएगा डी ऑप्शन, पी के दाएं, पी के बाएं दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 39 में। और 40 क्या रहा है? आर का स्थान कौन सा है? तो आर का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू और टी के बीच में। ठीक है, क्यू और टी के बीच में बैठा है कौन? आर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 41 है, यदि x अनुपात y बराबर 2:3 है तो कोष्टक 5x + 3y कोष्टक बंद अनुपात इधर कोष्टक के अंदर है 5x - 3y, इनका मान ज्ञात कीजिए। तो मान आप ज्ञात कर लेना इनका, इसमें जाएगा 19:1। ठीक है, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 42 है, रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 25% और 30% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितनी
प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यहाँ पर हो जाएगा 14% की। कितने प्रतिशत की? 14% की। ठीक है, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 43 है, गोपाल ने एक गाय को 500 रुपये में खरीद कर 550 रुपये में बेच दी। तो बताइए गोपाल को कितने रुपये तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, 500 रुपये में खरीदी और 550 रुपये में बेच दी, तो यहाँ पर 10% का इसको क्या हुआ? फायदा आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा 10%, ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 44 है, एक बैंक की उधार देने की दर प्रथम 4 वर्षों के लिए 6% है, अगले 5 वर्ष के लिए 4% है, तब इसके बाद की दर 10% है। व्यक्ति 10 वर्ष में बैंक को कुल 38,500 रुपये अदा करता है, तो उधार ली गई राशि कितनी होगी? ठीक है, इन प्रश्नों को आप सॉल्व जरूर करना। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर होगा वो जाएगा 25,000 रुपये। उन्होंने 25,000 रुपये लिया था और 38,500 रुपये वो वापस अदा कर रहा है। चलिए 45 नंबर प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण से 4 सेंटीमीटर बड़ा है, कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। तो इसमें जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए 46 में, चलिए ऑडियोग्राम इसमें जाएगा वक्स। ठीक है, ईसीजी में जाएगा हृदय और ईईजी इसमें जाएगा मस्तिष्क और मेमोग्राम हो जाएगा कान। ठीक है, इस प्रकार ये सम्मिलित है। ठीक है, 3, 1, 2, 4 इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मानव शरीर में यकृत वसा की पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो कथन है वो केवल पहला कथन सत्य है। ठीक है, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यही इसमें राइट है। ठीक है, 48 नंबर है, बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का होता है, तो यहाँ पर जाएगा प्रोटीन। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील में नहीं पाया जाता है? देखिए निकेल पाया जाएगा, क्रोमियम और आयरन। इसमें टंगस्टन जो है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट 49 के अंदर। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, हीमोपोइसिस है, तो ये क्या है? रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोपोइसिस। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा यकृत में। ठीक है, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 52 है, इनमें से कौन सा एंजाइम निष्क्रिय ट्रिप्टिसिजोनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है? तो इसमें हो जाएगा एंटोरोकाइनेस। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में धातुओं की वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जाएगा एसिटिलीन। ठीक है, सी ऑप्शन। इसके बाद 54 नंबर प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माई इंडिया ने किस पोर्टल को प्रारंभ करने के लिए आपस में भागीदारी की है? तो यहाँ पर आ जाएगा भुवन, सी ऑप्शन। 55 नंबर प्रश्न, जायमोजन तथा चीप कोशिकाएं स्रावित करती हैं, तो यहाँ पर जाएगा पेप्सिन, सी ऑप्शन। 56 नंबर प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। ठीक है, कंप्यूटर के जनक, सुपर कंप्यूटर के। प्रश्न नंबर 57 है, प्रकाशीय स्रोत के द्वारा कागज पर लिखे अक्षर को पढ़ने की तकनीक क्या कहलाती है? तो यहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 58 है, ऐसा मॉनिटर जो RGB विकिरणों के संयोजन के रूप में
आउटपुट को प्रदर्शित करता है वह मॉनिटर कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कलर मॉनिटर, ठीक है, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 59 है, ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाला प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर हो जाएगा SMTP, ठीक है, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन कौन सा है? देखिए 1 MB बराबर 124 किलोबाइट, ठीक है, ये इसमें सत्य है, डी ऑप्शन। 61 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट, तो ये हुआ था वर्ष 1931 में, ठीक है। 62 नंबर है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को। 63 नंबर है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था यहाँ पर? पॉम स्टर्न। कौन था? पॉम स्टर्न। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो प्रथम था ध्रुव प्रथम, ठीक है, ध्रुव प्रथम। 65 नंबर प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? मराठा सेना का सेनापति, तो यहाँ पर था सदाशिवराव भाऊ, ठीक है, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 66 है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा पंडित जाबरमल शर्मा को। प्रश्न नंबर 67 है, रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर हमीर देव ने, ठीक है। ये न्याय की छतरी भी कहलाती है, 32 खंभों की जो छतरी है न्याय की छतरी। अगला प्रश्न है, राय बहादुर हरविलास हरदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? तो यहाँ पर हो जाएगा अजमेर के, आगे थे अजमेर। 69 नंबर है, प्राचीन नगर जो महाभारत एवं महाभाष्य दोनों ग्रंथों में उल्लेखित है, कौन सा है? माध्यमिका नगरी। प्रश्न नंबर 70 है, आवल बावल की संधि निम्नलिखित में से किस किस के मध्य हुई थी? आवल बावल की संधि, तो ये राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में हुई थी, ठीक है, बी ऑप्शन। 71 नंबर प्रश्न है, करौली की यादव शाखा का मूल पुरुष या संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर था विजय पाल। 72 नंबर, राठौड़ राजवंश में प्रथम पितृहंता कौन था? तो राव मालदेव। कौन था? राव मालदेव। प्रश्न नंबर 73 है, आमेर शासक भारमल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, भारमल ने अलवर में बानगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया था और हरकाबाई भारमल की पुत्री थी। अकबर ने भारमल को 7000 की मनसबदारी प्रदान की थी, ये तो इसमें गलत है, ठीक है, इसमें ए और बी सही है, ठीक है, ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। देखिए, कथन, गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में भगत पंथ की स्थापना की थी, और कथन बी है, गोविंद गिरी ने वर्ष 1911 में संप सभा की स्थापना की थी। तो कौन सा इसमें राइट होगा? देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। 75 नंबर है, असंगत कथन को छांटिए। विजय सिंह पथिक ने बिजोले किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु सर्वप्रथम प्रताप समाचार पत्र का सहारा लिया था। सत्य कथन है, प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ नहीं। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कानपुर से, ठीक है, कानपुर से। तो ये इसमें सत्य कथन हो गया, असत्य कथन, ठीक है। वर्ष 1919 में पथक जी ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की थी, ये भी सही है, यानी पूछा असंगत, इसमें जगह ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, असंगत कौन सा? बी नंबर। डी भी देख लीजिए, वर्धा महाराष्ट्र में से पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, ये बात भी सही है, यानी जो बी ऑप्शन है ये गलत है। ये कहाँ से हुआ था? ये हुआ था कानपुर से, प्रकाशित कहाँ से हुआ था? कानपुर से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है। ब्यालू ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन, ब्यालू, ये सही है। कलेवा ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर का भोजन, ये गलत है। कलेवा होता है सुबह का भोजन, ठीक है, जो ठंडा भोजन होता है सुबह का भोजन, इसे कहते हैं कलेवा। भाता
ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में ले जाने वाला दोपहर का भोजन बाता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें असम्मिलित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, कछाबू आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला तंग घाघरा, तो ये तो सही है। लंगोटा आदिवासी महिलाओं का कमर से ऊपर का वस्त्र लंगोटा कहलाता है। खटका सहारिया जनजाति के पुरुषों द्वारा पहना गया साफा या पगड़ी, ये भी सही है। ये ठेपाड़ा जो है ये इसमें गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन। आदिवासी महिलाओं का घाघरा नहीं है ठेपाड़ा, यह तंग धोती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व नहीं किया जाता? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, एक तो होता है गर्भाधान, एक पंचवन, एक होता है सीमंतोन्नयन। निष्क्रमण जो संस्कार होता है ये होता है जन्म के चौथे माह में। ठीक है, चौथे माह में। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है? बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य का दर्शन कराया जाता है, निष्क्रमण संस्कार। ठीक है, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 79 है, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? अग्नि नृत्य, तो ये सनातनी संप्रदाय से इसका संबंध है। 80 नंबर प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर तीनों ही स्थित है, तो ये है रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 81 है, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। शेखावाटी स्वर्ण नगरी, तो यहाँ पर जाएगा नवलगढ़। ठीक है, सी ऑप्शन, नवलगढ़ झुंझुनू। सूची 1 सूची 2 को करना है सुमेलित। देखिए, फूलडोल मेला जो लगता है ये शाहपुरा में लगता है। अन्नकूट जो मेला है ये राजसमंद में लगता है। महावीर जी करौली और चंद्रप्रभु अलवर। ठीक है, इसमें जगह 4 3 2 1, 4 3 2 1 सुमेलित है। 4 3 2 1 यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 83 है, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य में तुरा प्रतीक है। देखिए, तुरा किसका प्रतीक है? तो ये शिव का है और कलंगी है पार्वती की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहा था? तो भीली बोली कहा था इन्होंने वागड़ी बोली को। कौन सी बोली को? वागड़ी को। 85 नंबर है, डीग के जलमहलों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये महाराजा सूरजमल ने करवाया था। प्रश्न नंबर 86 है, विवाह के दिन वधू की माता द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी कहलाती है। वधू की माता द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जाएगा पीर जोड़। ठीक है, सी ऑप्शन। 87 नंबर है, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने किस दुर्ग का नाम परिवर्तित करके मुस्तफाबाद रखा था? तो यहाँ पर जाएगा घाघरन दुर्ग। प्रश्न नंबर 88 है, मुबारक महल वेलकम महल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यह महल चंद्र महल सिटी पैलेस में स्थित है। इसका निर्माण स्वाई जयसिंह ने करवाया था। नहीं, स्वाई माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? स्वाई माधो सिंह ने। यहाँ पर आएगा माधो सिंह। और यह महल मेहमान के स्वागत हेतु प्रसिद्ध है। यह महल राजपूत मुगल स्थापत्य शैली में निर्मित है। तो यहाँ पर असत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसने करवाया था निर्माण? स्वाई माधो सिंह ने। प्रश्न नंबर 89, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो यहाँ पर जाएगा कुंजलम स्वरूप, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 90, मारवाड़ की राठौड़ वंश की कुलदेवी है। तो यहाँ पर जाएगा नागणेची माता। मारवाड़ की राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन सी है? नागणेची माता। प्रश्न नंबर 91 है, पपेटी किस धर्म का त्यौहार है? पपेटी, तो यहाँ पर जाएगा पारसी संप्रदाय का। ठीक है, पारसी धर्म है इनका त्यौहार पपेटी। प्रश्न नंबर 92 है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो यहाँ पर जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 93, बोध गया का महाबोधि मंदिर पहली बार किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा अशोक के द्वारा। प्रश्न नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है?
तो यहाँ पर हो जाएगा गरबा, कालबेलिया और छऊ, यानी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 95, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 96, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि के द्वारा निर्धारित किया जाता है और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। यहाँ पर पूछा सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसमें सही कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 97, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर जाकर कैबिनेट मिशन के द्वारा। प्रश्न नंबर 98, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं या अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो यहाँ पर थी 8 अनुसूचियाँ। प्रश्न नंबर 99, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर करता है राज्यपाल। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल। प्रश्न नंबर 100, राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 माह तक मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है। और बी है यहाँ पर कि यदि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यहाँ पर पूछा कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, कि यदि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो अवधि की समाप्ति पर मंत्री रहेगा। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 101 है, निम्नलिखित में से विधानमंडल का या विधानमंडल के अंग हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 102, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह क्या करता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट अधिकारिता के अधीन होता है। इसमें जाएगा ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 103 है, वार्ड सभा की गणपूर्ति होती है? तो 1/10। प्रश्न नंबर 104 है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में। प्रश्न नंबर 105, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। सामान्यतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नामांकित किया जाता है। और सी है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्ति है। तो इसमें कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसमें सी है, यहाँ पर ए और बी, ठीक है, ए और बी इसमें सही है। ठीक है, ये गलत है, ये विवेकाधिकार शक्ति नहीं है। ठीक है, नियुक्ति। तो 105 में जाएगा ए और बी। प्रश्न नंबर 106 है, राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें संघीय मंत्री परिषद के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं या फिर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद की विचार विमर्श की कार्यवाही के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें सभी के सभी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए बी सी डी। देखिए, प्रश्न नंबर 107, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पर जाएगा अगस्त 2020। 108 नंबर है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व कहलाता है? तो यहाँ पर जाएगा निष्पन्द स्फीति। ठीक है, स्टैगफ्लेशन।
बी ऑप्शन इसमें राइट है। 109 नंबर है मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, तो ये महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसमें जाएगा सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 110 है राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ पर 18 दिसंबर 2019 को, ठीक है, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना 18 दिसंबर 2019। 111 नंबर है राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जीवन धारा योजना, तो यहाँ पर जाएगा सिंचाई कुओं का निर्माण करवाने के लिए। 112 नंबर है राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर राज्य में आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना, ठीक है, इसमें जाएगा सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 113 है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 19 जुलाई 2000 को, ठीक है। प्रश्न नंबर 114 है राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया था? तो यहाँ पर जाएगा वर्ष 1989 में। प्रश्न नंबर 115 है राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है, ये केंद्र स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा जयपुर और सिरोही में। प्रश्न नंबर 116 हाल ही में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो हाल ही में बनी है दिव्यकीर्ति सिंह, सी ऑप्शन नंबर डी, ठीक, डी ऑप्शन इसमें राइट है। 117 नंबर है हाल ही में ताज होटल समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को, सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट। प्रश्न नंबर 118 है हाल ही में राज्य में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? नमो ड्रोन दीदी योजना, तो यहाँ पर कोटा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। प्रश्न नंबर 119 है हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोफेसर निष्ठा जसवाल, ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट है। 120 नंबर है हाल ही में 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए सी डॉट ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा IIT जोधपुर। प्रश्न नंबर 121 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर हो जाएगा रजत पदक। प्रश्न नंबर 122 पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित डॉक्टर राधेश्याम पारिक का संबंध किस जिले से है? तो यहाँ पर हो जाएगा झुंझुनू। 123 नंबर है हाल ही में 5वें ब्रेसिका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था जयपुर में। 124 नंबर है हाल ही में राजस्थान के किस जिले में सिंचाई जल की आपूर्ति के लिए डिजिटल जल वितरण प्रणाली शुरू की गई? तो इसमें हो जाएगा श्री गंगानगर। 125 नंबर है हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो यहाँ पर क्या है, थाईलैंड के साथ में। प्रश्न नंबर 126 है हाल ही में किसे कर्मचारी चयन बोर्ड SSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जाएगा राकेश रंजन को, ठीक है, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 127 है हाल ही में 30 मई 2024 को किस भारतीय राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? 37वां स्थापना दिवस, तो ये मनाया है गोवा ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 128 है प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो ये 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 129 है ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारतीय एथलेटिक्स दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर जाएगा 7 पदक। प्रश्न नंबर 130 है हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सेना अभ्यास डस्टलिक का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर है भूटान।
131 नंबर है, प्रेषिति शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रेषिति, तो प्र प्लस इशिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 132 है, उपसर्ग के बारे में सत्य कथन है। उपसर्ग क्या होते हैं? ये शब्दांश होते हैं, मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं और इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, यानी इसमें उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 133 है, निम्नलिखित में से पादान तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए, राजद्रोह है, जन्मोत्तर है, धर्म विमुक्त है, धर्मयुक्त। ये जो धर्मयुक्त है इसमें तत्पुरुष समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्म से युक्त। ठीक है, प्रश्न नंबर 124 है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का कौन सा नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पीयूष। पीयूष किसका पर्यायवाची शब्द है? अमृत का। किसका? अमृत। ठीक है, अंतरिक्ष, अंबर, नभ, ये व्योम का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, प्रश्न नंबर 135 है, क्रिस शब्द के विलोम की पहचान कीजिए। क्रिस, तो यहाँ पर जाएगा स्थूल, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 136 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए, शुद्ध कौन सा है? पहाड़, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये छार, ये कैसा होता है? ये होता है सार। ठीक है, सार। झूठ, झूठ कैसा लिखते हैं? झूठ। ठीक है, और ढोलक, ये ढोलक, ढोलक क्या था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी। चलिए, प्रश्न नंबर 137 है, किस विकल्प में वचन संबंधी अशुद्धि है? अशुद्धि है कि देखिए, सबसे हमारा प्रणाम करना सही है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तो यहाँ पर आएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, कर दिए। और आप भोजन खाएंगे, उसकी आँख में आंसू बह रहे थे, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर आएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए। प्रश्न नंबर 138 है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। दक्षिण और पश्चिम जो दिशा है, इसके बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जाएगा नैऋत्य। ठीक है, नैऋत्य कोण। प्रश्न नंबर 139 है, परिसीमन के लिए उचित शब्द है। परिसीमन, तो यहाँ पर आ जाएगा डेलीमेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न नंबर 140 है, आज के ज़माने में स्वार्थपरता बढ़ जाने के कारण कुछ लोग, यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान के लिए सही मुहावरा है, तो यहाँ पर आ जाएगा थाली के बैंगन बन जाते हैं। कुछ लोग क्या होता है? थाली के बैंगन बन जाते हैं। और अब जो बचे हुए क्वेश्चन है ये अंग्रेजी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, इनके भी उत्तर देख लीजिए आप। पहला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन रीजन फॉर राइटिंग ए डेमी ऑफिशियल लेटर? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 142 में इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिएगा आप। इसके बाद 143, इसमें सी ऑप्शन राइट है। 144 के अंदर है ए ऑप्शन राइट। ठीक है, 145 जो क्वेश्चन है, 142 नंबर में डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, राम रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सेम मनी, इसमें जाएगा डी ऑप्शन। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए, 146 में जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 147 में यहाँ पर जाएगा पवन आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, इसमें होगा बी ऑप्शन। यहाँ पर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो व्हाट हैपेंड पवन शेड, इसमें जाएगा पवन आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, 148 नंबर, इसमें यहाँ पर आएगा और। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और 149 और 50 प्रश्न ये पैसेज दिया हुआ है, तो इसमें से आपको देख लेना है। देखिए, 149 के अंदर तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और 150 जो नंबर क्वेश्चन है
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये CET जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर था, ठीक है, उसके 150% जो लक्ष्य कोचिंग क्लासेज उदयपुर हैं इनके द्वारा आयोजित करवाया गया पेपर है ये, और आप सभी इसको ज़रूर देखिए। बाकी जो 10+2 का जो पेपर है वो अभी 150 प्रश्नों का मैं पूरे सिलेबस के आधार पर जो यहाँ पर लक्ष्य क्लासेज में करवाए हैं वो इसके बाद में यहाँ पर आपको अपलोड करवा दूँगा। और निरंतर अध्ययन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर क्लास संस्कृत की टॉपिक टेस्ट सीरीज चल रही है और भूगोल की भी चल रही है, तो वो भी आप ज़रूर देख लेंगे। बिल्कुल टॉपिक टेस्ट सीरीज है जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए 150 में से अभी आपके कितने % यहाँ पर सही है। ठीक है, धन्यवाद।